अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद एडवांस हार्ट डिजीज हैव एलिवेटेड लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन ड्यू टू एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेशन एंड रिड्यूस हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ द हार्मोन। ठीक है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि एल्डोस्टेरोन होता क्या है। एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या है, एक हार्मोन है। हार्मोन कौन सा, यानी कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये बॉडी में नमक और पानी को रोक कर रखता है। किस तरीके से, बेसिकली ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है किडनी को सिग्नल देता है। किडनी को क्या देता है, सिग्नल, कि बॉडी में क्या करे, किडनी नमक और पानी को रोक के रखे। ठीक है, जिससे क्या होगा, खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आम हालत में क्या हुआ, जब बॉडी में थोड़ा खून का प्रेशर कम हो गया, यानी कि खून का वॉल्यूम कम हो गया, जैसे कि किसी को अगर पसीना ज़्यादा आ गया, ठीक है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गई, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होगा। और सिस्टम क्या करेगा, बेसिकली एक केमिकल को एक्टिवेट करेगा। उस केमिकल का नाम है एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। हम पढ़ चुके हैं, पूरा चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये सिग्नल देता है कि खून की वेसल क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, और क्या हो जाए, हमारे पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। हमने पढ़ा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी को सिग्नल देगा कि किडनी क्या करे, बॉडी में सोडियम एंड वाटर को रोक के रखे, सोडियम एंड वाटर को रोक के रखे, जिससे क्या हो जाएगा, खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 ने दो काम किए। एक तो क्या किया, एल्डोस्टेरोन को क्या किया, एक्टिवेट करवाया। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, बॉडी में सोडियम एंड वाटर को रोक के रखा, जिससे क्या हो गया, खून का वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 ने ये करा कि खून की वेसल को क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, खून का वॉल्यूम बॉडी में बढ़ गया। तो हमने ये सीखा कि एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन आम कंडीशन में रिलीज़ होता है जब बॉडी में खून का प्रेशर कम हो जाए या खून का वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, जैसे डिहाइड्रेशन के वक्त, तो बॉडी में रिलीज़ होगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जो कि एक हेल्दी प्रोसेस है, यानी कि जो कि एक हम बोल सकते हैं बहुत ज़रूरी प्रोसेस है कि बॉडी क्या करती है, बॉडी खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास, हमारी बॉडी में खून का प्रेशर ठीक है, खून का वॉल्यूम ठीक है, तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन होगा, एंजियोटेंसिन 2, उसका लेवल भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि उसका लेवल कम होगा, इसका मतलब क्या है, जो एल्डोस्टेरोन होगा, एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ होना वो भी बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में खून का प्रेशर नॉर्मल है, तो ये दोनों काम नहीं होंगे। लेकिन एडवांस हार्ट फेलियर में क्या होता है, पहले समझते हैं एडवांस हार्ट डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी हार्ट की जिसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, यानी कि हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा खून को। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवांस हार्ट फेलियर। तो एडवांस हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है हमारे पास, एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रीन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, हम इसको लेक्चर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का हिस्सा होता है एंजियोटेंसिन। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जब खून का प्रेशर कम होता है, खून का वॉल्यूम कम होता है, तो एंजियोटेंसिन रिलीज़ होता है। तो वही एंजियोटेंसिन क्या होता है, बेसिकली इस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो जो अगर एडवांस हार्ट फेलियर, तो क्या होता है, एडवांस हार्ट फेलियर में एंजियोटेंसिन जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा बन जाता है। ज़्यादा बन गया तो क्या होगा, इसका काम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम क्या था, इसका काम था कि खून का प्रेशर क्या करना, बेसिकली हाई करना। किस तरीके से, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। और इसका काम क्या था, इसका काम था कि किडनी में जाके एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करना। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, फिर किडनी में सिग्नल देगा क्या करना, कि सोडियम में वाटर को बॉडी में रोक के रखे। ठीक है, इससे क्या होता है, खून का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसने एक तो काम तो क्या किया, एल्डोस्टेरोन जब भी ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एल्डोस्टेरोन को भी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और ये खून के वेसल को ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि दोनों काम इसके क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, यानी कि ओवर काम हो गए। ठीक है, तो इससे मसला क्या होगा कि जो हार्ट होगा, हार्ट फेलियर और वर्स हो जाएगा, यानी कि मरीज़ को थकन महसूस होगी, मरीज़ को सांस लेना मुश्किल होगी, सब कंडीशन होंगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा बन रही है एडवांस हार्ट डिजीज़ में। एक वजह हमने देख ली कि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा कब हो रहा है बॉडी में, जब एडवांस हार्ट डिजीज़ है। दूसरी वजह हमारे पास क्या है, दूसरी वजह हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास लीवर का मसला है, यानी कि हमारे पास हेपेटिक क्लियरेंस सही नहीं है। ठीक है, यानी कि लीवर का कुछ मसला है, हेपेटिक सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन होगा, यानी कि इसकी तोड़ फोड़ सही से नहीं हो रही लीवर में। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन होगा, उसका लेवल बॉडी में हाई रहेगा। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो क्या है, अगर किसी को एडवांस हार्ट डिजीज़ है तो भी हाई हो सकता है एल्डोस्टेरोन, या फिर अगर किसी का लीवर सही से काम नहीं कर रहा, यानी कि लीवर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रही, तो भी हमारे पास एल्डोस्टेरोन बॉडी में हाई हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर किसी का एडवांस हार्ट फेलियर में क्या हो जाए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, इससे क्या होगा, उसकी खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, यानी कि सुकड़ जाएंगी, यानी कि खून का प्रेशर बॉडी में बढ़ जाएगा, और जो दिल की कंडीशन है और ख़राब हो जाएगी। अगर हम इस हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है बॉडी में, इसको ट्रीट ना करें तो हार्ट की कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। इसके बाद अगली बात क्या कही जा रही है कि स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ डायरेक्ट एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन thereby preventing salt retention, myocardial hypertrophy and hypokalemia. Spironolactone therapy would be reserved for the most advanced cases of heart failure.
स्पाइरोनेफ्रिन जो होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं, इस दवाई को हम कहते हैं बेसिकली एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या करती है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को ब्लॉक करती है। और हम जानते हैं जब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ब्लॉक होगा तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी में होंगी। क्या क्या होंगी? यानी कि 3 चीज़ों से हमें क्या मिलेगी, 3 चीज़ों से क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी। पहला काम क्या होगा हमारे पास? पहला काम ये होगा जब एल्डोस्टेरॉन ब्लॉक होगा कि सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन कम होगी। सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन कम होगी, यानी कि बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर कम रुकेगा, क्योंकि ये हार्मोन ब्लॉक है। इसका मतलब क्या है, खून का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। दूसरा काम क्या होगा हमारे पास जब ये हार्मोन ब्लॉक होगा? दूसरा काम ये होगा हमारे पास कि जो हमारे पास मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी जो होगी वो प्रिवेंट होगी। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? यानी कि हम जानते हैं जब बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर हाई होते हैं, यानी कि जब बॉडी में नमक और पानी हाई होता है, इससे क्या होता है, जो हार्ट के मसल्स होते हैं, खून का वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट के मसल को क्या करना पड़ता है, ज़ोर से पंप करना पड़ता है। यानी कि हार्ट के मसल्स पे बेसिकली काम का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे और बड़े अजीब से हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, यानी कि हार्ट के मसल की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो ये भी प्रिवेंट होगा क्योंकि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें निकल रही है, सॉल्ट भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है। ठीक है, तो खून का वॉल्यूम बैलेंस में रह रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा कि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। तीसरा काम क्या होगा हमारे पास कि हाइपोकैलेमिया नहीं होगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, बॉडी में सोडियम वाटर को रोक के रखते हैं, लेकिन पोटेशियम को क्या करते हैं, पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब ये हार्मोन ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है, बॉडी में जो पोटेशियम की कमी हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है, तीसरा काम क्या होगा कि हाइपोकैलेमिया नहीं होगा, यानी कि खून में पोटेशियम की कमी नहीं होगी। हाइपो मतलब कम, कैलियम मतलब होता है पोटेशियम, यानी कि खून में पोटेशियम की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि स्पाइरोनेफ्रिन जो होता है हमारे पास, ये हर मरीज़ को नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ उन मरीज़ को देंगे जिनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, यानी कि जिनका हार्ट फेलियर क्या है, बहुत सीरियस कंडीशन में। ठीक है, यानी कि जब उनको दूसरी दवाइयाँ असर नहीं करी तो उनको स्पाइरोनेफ्रिन देंगे। ठीक है, स्पाइरोनेफ्रिन बोल सकते हैं क्या करती है, हार्ट के जो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन था, एल्डोस्टेरॉन के बुरे असरात जो हो रहे थे बॉडी में, उसको रोकती है। ठीक है, मदद करती है ताकि हार्ट फेलियर और वर्स ना हो। आगे लिखा है बिकॉज स्पाइरोनेफ्रिन प्रमोट्स पोटेशियम रिटेंशन, पेशेंट शुड नॉट बी टेकिंग पोटेशियम सप्लीमेंट्स। तो होता क्या है हमारे पास, स्पाइरोनेफ्रिन क्या है, हम जानते हैं स्पाइरोनेफ्रिन जो हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, यानी कि क्या करिए, एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करिए। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या था कि सोडियम और वाटर को रोक के रखे बॉडी में एंड पोटेशियम को बाहर निकालें। लेकिन जब ये हार्मोन ब्लॉक है, इसका मतलब क्या, उलट काम होगा, यानी कि सोडियम और वाटर तो बॉडी से निकल रहे हैं लेकिन पोटेशियम कह रहे हैं, पोटेशियम बॉडी में रह रहा है। तो स्पाइरोनेफ्रिन क्या करती है, पोटेशियम को बॉडी में रोक के रखती है, सोडियम और वाटर को क्या करती है, निकालती है। ठीक है, यानी कि नमक और पानी निकल रहा है लेकिन पोटेशियम बॉडी में रह रहा है। तो अगर कोई मरीज़ स्पाइरोनेफ्रिन यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके खून में पोटेशियम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब पोटेशियम रुक रहा है, इसका मतलब पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हाइपर कैलीमिया का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मरीज़ फॉर एग्जाम्पल उसने दवाई ले रही है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले रही, क्या ले रही, पोटेशियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, पोटेशियम मिलेगा उसको, क्योंकि पोटेशियम के सप्लीमेंट्स हैं, ऑलरेडी क्या है, पोटेशियम है खून में। तो बेसिकली इससे हाइपर कैलीमिया का रिस्क होता है। इसलिए जो मरीज़ स्पाइरोनेफ्रिन लेते हैं उनको चेक कराते रहना चाहिए कि उनके खून में पोटेशियम कितना है। ठीक है, चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया खून में तो बेसिकली इससे खतरा होता है कि हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हार्ट इरेगुलर तरीके से धड़केगा, बेतरतीब धड़केगा, अजीब तरीके से धड़केगा, यानी कि हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। आगे लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस सच एज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट such as lethargy and confusion, endocrine abnormalities, gynecosmetia, decreased libido, and menstrual irregularities। यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ स्पाइरोनेफ्रिन के नुकसान बताए गए हैं, यानी कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं स्पाइरोनेफ्रिन दवाई इस्तेमाल करने से। क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी मरीज़ ने क्या ली, ये दवाई ली, इससे क्या होगा, पेट में जलन महसूस होगी, जलन होगी, इन्फ्लेमेशन महसूस होगी, दर्द या फिर एसिडिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास स्पाइरोनेफ्रिन होता है क्या करता है, वो स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है, स्टमक की दीवारों को इरिटेट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पेट में जलन होती है या फिर उलझन महसूस होती है। ठीक है, अब यहाँ ये 2 टर्म्स लिखे हैं, इनको देख लेते हैं, गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब स्टमक की लाइनिंग में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि सूजिश हो रही है, इन्फ्लेम्ड हो रही है, सूजी हुई है। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, दर्द होगा, जलन होगा। ठीक है, अब ये कंडीशंस होगी। पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या है, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जब छोटी आंत में, यानी कि ड्यूडीनियम में क्या हो जाए, ड्यूडीनियम में छोटा सा जख्म बन जाए या छेद हो जाए, सुराख हो जाए हल्का सा, उसको हम बोलते हैं अल्सर। ठीक है, यानी कि जख्म बन जाए, पेप्टिक अल्सर कहेंगे। अब ये जख्म क्या करेगा, ये जख्म बनता है कैसे, ये जख्म बेसिकली बनता है पेप्टिक, जो हमारे पास स्टमक में एसिड था ना, उसकी वजह से बनता है। यानी कि स्टमक का एसिड क्या करता है, अगर लाइनिंग कोई ख़राब करना शुरू कर दे उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है,
अच्छा, इससे क्या होता है, दर्द होता है, जलन होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो हमारे पास स्पाइरल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे पास बेसिकली इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। स्टमक में क्या करे, इरिटेशन कॉज करे, लेकिन अगर ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा तो इससे क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने का खतरा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, सुराख हो जाएगा लाइनिंग में, ठीक है। इसका मतलब तो क्या था, इन्फ्लेमेशन, यानी कि पहले पहले ये कॉज करेगा, लेकिन अगर इरिटेशन ज़्यादा कॉज करने लग जाए तो क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है इस दवाई की वजह से। आगे लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट सच एज लिथर्जी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ लिथर्जी। लिथर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किस तरीके से, देखें, स्पाइनल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पाइनल इलेक्ट्रॉन बॉडी में क्या करे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करे। जब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन ब्लॉक हो गया, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में सोडियम वाटर नहीं रह रहा है, बॉडी से निकल रहा है, सोडियम भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है, ठीक है। और बॉडी में रह कौन रहा है, पोटेशियम रह रहा है, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है ना। एल्डोस्टेरोन के काम को क्या करे, ब्लॉक। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, सोडियम वाटर को क्या करे, बॉडी में रोक के रखे, पोटेशियम को निकाले। लेकिन अभी ब्लॉक हो गया एल्डोस्टेरोन, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सोडियम वाटर तो निकल रहा है बॉडी से, लेकिन पोटेशियम क्या हो रहा है, पोटेशियम हाई हो रहा है, यानी कि हाइपर कैलीमिया हो रहा है। खून में क्या हो रहा है, हाइपर कैलीमिया। और क्या हो रहा है, लो सोडियम को हम बोलते हैं, लो सोडियम को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है और हाइपर कैलीमिया हो रहा है, यानी कि लो सोडियम है खून में और हाई पोटेशियम है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। इससे क्या हो जाए कि दिमाग की फंक्शनिंग, यानी कि दिमाग जो काम कर रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ख़राब होना है, बेसिकली दिमाग को अफेक्ट करता है। किस तरीके से करेगा, बेसिकली अब दिमाग जो का हमारे पास थकन महसूस होगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दिमाग को ज़रूरी मिनरल्स मिल रहे हैं, ज़रूरी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको कम मिल रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, खून में सोडियम कम है, यानी कि दिमाग को जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए थे जिस मिकदार में, उस मिकदार में नहीं मिल रहे। इससे क्या होगा, जो हमारे पास बेसिकली जो इंसान होगा उसको थकन महसूस होगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं लिथर्जी। लिथर्जी क्या होती है, थकन महसूस होती है, ठीक है। और वह सोच नहीं पाएगा, कन्फ्यूजन का शिकार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कमी है बॉडी में, यानी कि क्या हो रहा है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। आगे लिखे हुए गायनी कोमेस्टिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली क्या करता है, ये बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, यानी कि बॉडी के हार्मोन्स का जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब करता है। कौन, स्पाइरल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम उसी को तो पढ़ रहे हैं सुना, ठीक है। तो क्या करता है, ये बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। किस तरीके से करता है, बॉडी में हमारा होता है, हमारे पास मेल हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन, ठीक है, और फीमेल हार्मोन का नाम होता है हमारे पास एस्ट्रोजन। तो बेसिकली स्पाइरल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को क्या करता है, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन को क्या करता है, ज़्यादा एक्टिव कर देता है। यानी कि जब ज़्यादा एक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मर्द इस्तेमाल करेंगे स्पाइरल इलेक्ट्रॉन तो उनमें क्या होगा, उनके जो सीना होगा उस सीने के टिश्यूज़ हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना, ठीक है, थोड़े थोड़े बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये अजीब सा लगेगा और थोड़ा एम्बेरसिंग लगेगा, लेकिन हम अगर बंद कर देंगे इस दवाई को तो बेसिकली इनका सीना जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन होता है क्यों, क्योंकि साइड इफेक्ट है इसका, क्योंकि क्या कर रहा है, ये फीमेल हार्मोन को ज़्यादा एक्टिव कर रहा है। फीमेल हार्मोन कौन है हमारे पास, फीमेल हार्मोन हमारे पास है एस्ट्रोजन, ठीक है। मेन हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन। फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करता है, ज़्यादा एक्टिव करता है स्पाइरल इलेक्ट्रॉन। डिक्रीज लिबिडो का मतलब होता है कि हमारे पास इसने क्या किया, स्पाइरल इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हार्मोनल इम्बैलेंस कर दिया। इसका मतलब क्या हो, जो पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर थी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इसका जो स्पाइरल इलेक्ट्रॉन होता है इसका असर सेक्स का हार्मोन पर भी होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान होगा उसको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, या उसको उतना प्लेजर फील नहीं होगा उसमें। लास्ट साइड इफेक्ट लिखा है हमारे पास, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। इसका मतलब क्या होता है, फीमेल्स में अगर कोई फीमेल इस्तेमाल करिए इस दवाई को तो क्या होगा, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि किसी को पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे उसको, और पीरियड बहुत स्लो कभी स्टार्ट हो जाएंगे, कभी कभी पीरियड का फ्लो बहुत फास्ट होगा, कभी पीरियड का फ्लो बहुत स्लो होगा, ठीक है, तो चेंजिंग हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे अगर ये दवाई छोड़ दी उस फीमेल ने तो क्या हो जाएगा, दोबारा उसकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जब दवाई इस्तेमाल करेंगे तो ये मसले होंगे। Eplerenone is a competitive antagonist of aldosterone and mineral corticosteroid receptor। जो एप्लीरिनोन है ये क्या करती है, एक ऐसी दवाई जो कि एल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर कौन होते हैं, हम उनको बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है, रिसेप्टर को बोलते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पर कौन लगता है, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन आके लगना होता है, लेकिन एप्लीरिनोन क्या करती है, एप्लीरिनोन यहाँ आके लग जाएगी, यानी कि क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली एक्टिवेट नहीं करेगी रिसेप्टर को लेकिन ब्लॉक कर देगी, यानी कि अब एल्डोस्टेरोन नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब एल्डोस्टेरोन आएगा उसको जगह फुल मिलेगी, इसके रिसेप्टर पे ऑलरेडी कौन है, ऑलरेडी एप्लीरिनोन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो जब ये आके रिसेप्टर पे लगेगा नहीं, इसका मतलब काम भी नहीं करेगा। इसका काम क्या था कि सोडियम वाटर को बॉडी से बेसिकली रोक के रखे और पोटेशियम को बाहर निकाले। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया इसका मतलब सोडियम वाटर बॉडी से बाहर निकलेंगे, पोटेशियम बॉडी में रुकेगा, क्योंकि हमारे पास एप्लीरिनोन क्या है, ये एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, मतलब एल्डोस्टेरोन के काम को उलट कर देगी। Although similar in action to spironolactone,
at the aldosterone receptor. Eplerenone has a lower incidence of endocrine-related side effect due to its reduced affinity for glucocorticoid, androgen and progesterone receptors. दोनों दवाइयाँ हमारे पास स्पाइronolactone हो गया, इप्लेनॉन हो गया, दोनों का काम एक ही कि क्या करें, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करें, ठीक है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, इसके साइड इफेक्ट कम है। क्यों? क्योंकि बेसिकली सिलेक्टिव नहीं है, बहुत सी जगहों पे जाके क्या करिए, बहुत सी जगहों पे जाके काम करिए, लेकिन ये हमारे पास सिलेक्टिव है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स कम है। तो अगर हम कंपेयर करें स्पाइronolactone को इप्लेनॉन से, तो स्पाइronolactone जो होती है, इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं। बेसिकली ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी काम करती है। किस तरीके से करती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो एक रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को देना, ठीक है। इप्लेनॉन जो होती है, इप्लेनॉन का इस रिसेप्टर से रिलेशन बहुत ही कम होती है, यानी कि एफिनिटी बहुत ही कम है, इसलिए साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होंगे। जैसे कि देखा था हमने कि एंड्रोजन पे, यानी कि स्पाइronolactone क्या करता है, स्पाइronolactone हमारे पास मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन को भी इफेक्ट करता है। तो स्पाइronolactone करता है किस तरीके से, हमारे पास जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जो मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन के सिग्नल को रिसीव करते हैं। किस हार्मोन के सिग्नल को? टेस्टोस्टेरोन के सिग्नल को ये एंड्रोजन रिसेप्टर रिसीव करते हैं। इससे क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे पास ये हार्मोन होता है, बेसिकली क्या करता है, मेल फीचर डेवलप करते हैं, यानी कि लिबिडो मेंटेन करेगा। जो मेल में क्या होता है, मसल मास एक अलग तरह का होता है, तो मसल मास को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और मेल फीचर्स को डेवलप करता है, बस टेस्टोस्टेरोन। तो सिग्नल को कौन रिसीव कर रहा है? एंड्रोजन रिसीव कर रहा है। तो हमारे पास जो एप्लेनॉन होता है, एप्लेनॉन जो होता है, इसका जो एंड्रोजन रिसेप्टर से कनेक्शन जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होंगे, यानी कि मर्दों में छाती बढ़ी थी, गाइनो मैंने पढ़ा था ना, ये हो रहा था कि मर्दों में छाती बढ़ रही, छाती का जो मास था वो अजीब सा हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन था इस दवाई का इस रिसेप्टर से। लेकिन इस दवाई का कनेक्शन नहीं है इस रिसेप्टर से, इतना नहीं है, इसलिए साइड इफेक्ट क्या होंगे, वो बहुत ही कम होंगे। आगे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर का मतलब क्या है? ये रिसेप्टर जो होता है हमारे पास, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ये बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कौन से? प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ठीक है। अब बेसिकली करते क्या है, इनका काम होता है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको रेगुलेट करना, प्रेगनेंसी मेंटेन करना, इन सब में इसका रोल होता है, ठीक है। अब इप्लेनॉन क्या करती है, इप्लेनॉन जो होता है इसका कनेक्शन इस रिसेप्टर से क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब बहुत ही कम होती है, यानी कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है एपिरिनॉन रेड्यूस मोर्टेलिटी इन पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड हार्ट फेलियर आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल स्टडीज़ ने ये प्रूव किया कि एपिरिनॉन जो होती है, एपिरिनॉन उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनका लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी कि जिनका क्या है, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, पूरी बॉडी में खून को पंप करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन उनकी वीक है। तो इससे क्या होगा, एपिरिनॉन क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये क्या करती है, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा वाटर को निकाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, खून का वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि जब खून कम होगा हार्ट में, तो हार्ट को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, यानी कि क्या होता है, फ़ायदा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक डिसफंक्शन में फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरी क्या बात, कब फ़ायदा होता है, कि वो शख्स जिनका जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, यानी कि जिनको एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के बाद क्या होता है कि हार्ट की वॉल्स में, हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने का खतरा होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं। किस तरीके से प्रिवेंट करती है, कि फ्लूइड के वॉल्यूम को कम कर देंगी। इसका मतलब क्या होगा, हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि हार्ट को इतना ताकत से काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आनी थी, मोटा हो जाना, वॉल मोटी हुई थी हार्ट फेलियर में, वो सब कुछ नहीं होगा, यानी कि वो प्रिवेंट कर देंगी कि क्या करके, बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल के, यानी कि जो हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर था काम का, उसको कम कर देंगी, ठीक है। इससे क्या होता है, मोर्टेलिटी यानी कि मौत का रिस्क बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ थेरेपी। ऑर्डर ऑफ थेरेपी का मतलब होता है कि पहले कौन सी मेडिसिन देंगे, फिर कौन सी मेडिसिन देंगे, यानी कि मेडिसिन किस तरीके से देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ थेरेपी। स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड हार्ट फेलियर इनटू 4 स्टेजेस, यानी कि क्या, फ्रॉम लीस्ट सीवर टू मोस्ट सीवर, यानी कि जो हार्ट फेलियर होता है, यानी कि दिल कमज़ोर हो गया है, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स ने क्या किया, बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, यानी कि हार्ट फेलियर को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया, 4 स्टेजेस में, ठीक है। ये स्टेज बेसिकली इस बात का पता देते हैं, इस बात का हमें इंडिकेशन देते हैं कि बीमारी कितनी सीरियस है, ठीक है। पहले स्टेज में क्या होता है, हमारे पास बीमारी हल्की होती है, इसमें बेसिकली सिम्टम नज़र नहीं आएंगे, अलामात नज़र नहीं आएंगी पेशेंट की कि हार्ट फेल हो चुका है उसका, ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी कि बीमारी बहुत हल्की है। सेकंड में क्या होगा, थोड़ा सीरियस, थर्ड में और सीरियस, फोर्थ में और सीरियस, ठीक है। ये बेसिकली कितनी बीमारी सीरियस है उस पर क्या किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है।
Figure 16.13 shows a treatment strategy using this classification and the drug described in this chapter. 4 स्टेजेस जो हैं हार्ट फेलियर के, ठीक है, इनको बेसिकली फिगर 16.3 में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि एक कंप्लीट हार्ट ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है, ठीक है। अब इस प्लान में हमें बताया जाएगा कि हर स्टेज के पेशेंट को, कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा स्टेज का पेशेंट है उसको कौन सी दवाई देंगे, सब कुछ इसे बताया गया है, ठीक है। कौन सा हमारे पास फिगर 16.3, इसको डिस्कस करते हैं हम। स्टेज है हाई रिस्क विद नो सिम्टम्स, यानी कि इस स्टेज में क्या हुआ है, सिर्फ रिस्क फैक्टर है, ठीक है, यानी कि हो सकता है फ्यूचर में हार्ट फेलियर, अभी तक हार्ट फेल हुआ नहीं है, सिर्फ अलामात हैं कुछ कुछ, क्या है कि उसका खून का प्रेशर हाई रहने लगा है, या फिर डायबिटीज़ है उसको, या फिर उसको कोलेस्ट्रॉल हाई, या फिर उसकी फैमिली में किसी को हो चुका है हार्ट अटैक, तो फिर उससे भी हो सकता है, ठीक है, ये यानी कि चांसेस है फ्यूचर में हो सकता है। बेसिकली होता है क्या इस स्टेज पे कि दिल अभी नॉर्मल है, यानी कि दिल में कोई चेंजिंग नहीं है, दिल की शेप ऐसी वैसी है, दिल के बॉल्स मोटी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हम इसका ट्रीटमेंट क्या है, किससे किस इलाज किया जाएगा कि खून का प्रेशर कंट्रोल करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर खून का प्रेशर हाई तो खून का प्रेशर कंट्रोल करेंगे, या फिर शुगर कंट्रोल करेंगे, अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे, यानी कि डाइट ऐसे देंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो, उसको बोलेंगे डाइट डाइट अपनी सही रखो, ठीक है। और काम क्या करेंगे कि एसी इनहिबिटर या फिर एआरबीज भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे, खून की वेसल को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगी, अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दे सकते हैं, क्या करेंगे, ये खून की वेसल को रिलैक्स करेंगे, इनहिबिटर है ना, मना करेंगे, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, यानी कि खून की वजह से सिकुड़ेंगे नहीं बल्कि रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, लास्ट काम बेसिकली क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज करो, यानी कि क्या करो, एक्सरसाइज करो, वेट कंट्रोल करो, स्मोकिंग बंद कर दो, क्योंकि स्मोकिंग बेसिकली क्या करती है, ये लेके आएगी इसको हार्ट फेलियर को, ठीक है, इसलिए स्मोकिंग बंद कर दो। दूसरा है स्टेज बी, स्टेज में बी में कौन कौन आते हैं, वो लोग जिनके बेसिकली हार्ट में कुछ चेंजिंग आ गई हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल हार्ट चेंजेस हैं, लेकिन अभी तक सिम्टम्स नहीं है हार्ट फेलियर के, ठीक है, लेकिन हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग आ गई हैं। इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, वो लोग फॉर एग्जाम्पल जिनका हार्ट अटैक हुआ था, उनके हार्ट अटैक के बाद क्या हो गया, उनके हार्ट के मसल डैमेज हो गए, ठीक है, वो लोग आ सकते हैं। और दूसरे कौन से लोग आ सकते हैं, वो लोग जिनके हार्ट के वैल्व में मसला है, ठीक है, हार्ट वैल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरे कौन से लोग आ सकते हैं, जिनके बेसिकली ईको में हार्ट के चैम्बर का साइज़ पंपिंग चेंज हो गई हो, वो लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या इस स्टेज में कि पेशेंट को सांस फूलने या थकान का इशू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि लेकिन हार्ट के अंदर ऐसा कुछ डैमेज शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस स्टेज में कौन आते हैं, वो लोग जिनके डैमेज स्टार्ट हो चुका है लेकिन सिम्टम नहीं है अभी हार्ट फेलियर के, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर, यानी कि इसको क्या देंगे, इसके दिल का डैमेज हुआ था उसके खून की वजह रिलैक्स करेंगे, ताकि बेसिकली खून आराम से फ्लो करे। दूसरा काम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, ये हार्ट के वर्कलोड को कम करेगा, यानी कि सडन डेथ का रिस्क को कम करता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका वेट वगैरह बढ़ा हुआ है उसको सही करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग बंद कर दें, सब कुछ, ठीक है। स्टेज सी में क्या होता है हमारे पास, इससे सी में होता है स्ट्रक्चरल हार्ट डैमेज, यानी कि इसमें क्या हो गया, सांस फूलना है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है, यानी कि महसूस हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है कि चलने में सांस फूल रहा है, थकन महसूस हो रही है, रात को लेटते हुए अचानक आँख खुल रही है क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रही है, पैरों में सूजन हो रही है, एडिमा वगैरह हो रहा है, एडिमा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हार्ट फेल हो चुका है। अब इसका इलाज क्या है कि नमक कम कर दें, यानी कि सोडियम क्या करते हैं, बॉडी में कम कर दें, बॉडी में सोडियम कम जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली हार्ट पे कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, सोडियम पानी को रोक के रखता है, इससे क्या होता है, खून का वॉल्यूम बॉडी में बढ़ता है, तो सोडियम कम इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सोडियम बॉडी में पानी को कम रोकेगा, ठीक है। सोडियम क्या करते हैं, कम कर दे खाने में, ठीक है। और बेसिकली क्या करें, डायूरेटिक इस्तेमाल करें, यानी कि जो क्या करेगा, डायूरेटिक एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालेगा बॉडी से, एसी इनहिबिटर बीटा ब्लॉक का ये सब कुछ इस्तेमाल करेगा। डिजॉक्सिन वगैरह क्या करेंगे, डिजॉक्सिन भी इस्तेमाल करेगा कोई मरीज़, ठीक है। डिजॉक्सिन क्या करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या करेंगी, एल्डोस्टेरोन को बेसिकली ब्लॉक कर देंगी, ठीक है, यानी कि सोडियम वाटर बॉडी में नहीं रुकेगा बल्कि बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ तब्दीलियाँ लेके आएंगे अपनी लाइफ स्टाइल में। हमारे पास एक और स्टेज पर जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, उसमें वो लोग आते हैं जिनका बेसिकली हार्ट एक्स्ट्रा फेल हो चुका है, यानी कि बहुत हद तक हार्ट में डैमेज हो चुका है, ठीक है। यानी कि अगर वो सुकून में बैठे हुए रेस्ट कंडीशन में तो भी उनका सांस फूलेगा, एक्टिविटीज़ इम्पॉसिबल, एक्टिविटीज़ कर नहीं सकता कोई शख्स, वो शख्स कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, उसका क्या है, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है, यानी कि हार्ट बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एडवांस थेरेपीज करेंगे, क्या करेंगे, बेसिकली उसका आईवी आयन ड्रॉप्स देंगे, जो कि क्या करेंगे, आईवी आयन ड्रॉप्स यानी कि इसको आईवी के जरिए क्या देंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट इलाज है, ठीक है, या फिर उसका जो फ्लूइड है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करना होगा, और सोडियम बिल्कुल मना होगा, सोडियम यानी कि नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना उसने, ठीक है।
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हर स्टेज में ज़रूरी है, चाहे वो स्टेज ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से क्या होगा, हार्ट के फेलियर के जो फेलियर हो रहा था वो वर्स्ट होने से बच जाएगा। यानी कि कोई स्मोकिंग करे, स्मोकिंग बंद कर दे। अगर कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, एक्सरसाइज करे हल्की फुल्की, ठीक है। यानी कि लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेके आए। फिगर को डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं आगे। लिखा हुआ है नोट दैट एज द डिसीज प्रोग्रेस पूरी थेरेपी इज इनिशिएटेड। इसका मतलब क्या हो, हम जानते हैं जो हमारे पास हार्ट फेलियर है, अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमने स्टेज ए में देखा, स्टेज में कोई सिम्टम नहीं थे, कोई अलामात नहीं थी, सिर्फ रिस्क फैक्टर थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, यूजुअली क्या करते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं। यानी कि क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर देंगे और ARBs दे सकते हैं, ठीक है, या फिर एसी इनहिबिटर ही देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर डिसीज़ बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई, तो सिर्फ एक मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, बल्कि और बहुत सारी मेडिसिन देनी पड़ेंगी। जैसे कि एसी इनहिबिटर देनी पड़ेंगी, ARBs भी साथ देनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर बॉडी में फ्लूइड जमा हो गया तो डायरेटिक भी देनी पड़ेंगी। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीथेरेपी। क्या बोलते हैं, पॉलीथेरेपी। यानी कि जब बहुत सारी मेडिसिन को मिला के इलाज किया जाए उसको बोलते हैं पॉलीथेरेपी, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है, ये मेडिसिन जो होती हैं इन सबका मैकेनिज्म अलग अलग होता है काम करने का, लेकिन ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जिससे क्या होती है, बीमारी कंट्रोल में रहती है। आगे लिखा हमारे पास, इन पेशेंट विथ ओवर हार्ट फेलियर लूप डायरेटिक आर ऑफन इंट्रोड्यूस फर्स्ट फॉर रिलीफ ऑफ साइन और सिम्टम्स ऑफ वॉल्यूम ओवरडोज डिस्निया एंड पेरिफेरल एडिमा। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ, वो मरीज जिनमें दिख रहा है, जिनमें साफ अलामात दिख रही हैं कि उनका हार्ट फेल हो चुका है, हार्ट फेलियर है, साफ दिख रहा है कि हार्ट फेल हो चुका है, पैरों में सूजन है, सांस लेना मुश्किल हो रही है, थकन महसूस हो रही है, तो ये किसके सिम्टम्स हैं, हार्ट फेलियर के हैं, ठीक है। यानी कि हार्ट फेल हो चुका है। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में स्टार्ट करेंगे लूप डायरेटिक्स। यानी क्या देंगे, पर्सन को लूप डायरेटिक देंगे। लूप डायरेटिक क्या करता है, हम जानते हैं लूप डायरेटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेटिक है। क्या करता है, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालते हैं, यानी कि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा चीज़ों को निकालता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जब फ्लूइड को निकालेगा तो क्या हो जाएगा, खून का वॉल्यूम बॉडी में कम हो जाएगा, यानी कि हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो लूप डायरेटिक से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालेगा। फिर एक वक्त आएगा इस पर्सन का जो फ्लूइड था वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो लूप डायरेटिक करते कि हमारे पास ये साइन और सिम्टम को कम करते हैं, यानी कि हार्ट फेलियर की जो अलामतें थी कि सांस का फूलना, पैरों का सूजना, उनको कम करते हैं, ठीक है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते, बस क्या करते हैं, सिम्टम्स को कम करते हैं हार्ट फेलियर के, और हार्ट के ऊपर जो वर्क लोड होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लूप डायरेटिक इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एसी इनहिबिटर पर शिफ्ट, यानी कि पर्सन को कह देंगे एसी इनहिबिटर। हम एसी इनहिबिटर क्या करता है, एसी इनहिबिटर काम करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देता। हम जानते हैं जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, खून की वेसल को बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सुकेड़ देता है, जिससे क्या होता है, खून का प्रेशर नालियों में बढ़ जाता है। दूसरा काम क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करते हैं। तो एसी इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 नहीं बने देते, यानी कि क्या हो जाएगी, खून की वजह रिलैक्स रहेंगी, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, उसको एल्डोस्टेरोन देंगे। पहले डायरेक्टिक से क्या कर दिया, फ्लूइड ओवरलोड को कम करते, दूसरा काम एसी इनहिबिटर करेंगे, ठीक है। अब एसी इनहिबिटर से क्या होता है, किसी किसी मरीज़ को खुश खांसी होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसको क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर नहीं देंगे, बल्कि उसकी जगह क्या देंगे, ARBs देंगे। दोनों का काम एक ही है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चॉइस स्टिल एसी इनहिबिटर होती है, ठीक है। अगर कोई बर्दाश्त कर पा रहा है एसी इनहिबिटर तो एसी इनहिबिटर ही देंगे उसको, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो ARBs देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है बेसिकली हमारे पास जो आफ्टर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डायरेटिक थेरेपी, यानी कि एक बार हमने डायरेटिक दे दिया, डायरेटिक ने क्या किया, सिम्टम्स को कम कर दिया, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या हो गए, कम हो गए। उसके बाद ये बेसिकली एसी इनहिबिटर, ARBs वगैरह ये क्या करेंगी, हार्ट को प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि हार्ट को फ्यूचर एमएस से क्या करेंगे, बचाएंगे। यानी कि प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं, बस ये दवाई दे रही है, बेसिकली ये सिर्फ सिम्टम्स को कम करता है, ठीक है। Gradually titrate the dosage to that which is maximally tolerated and or produces optimal cardiac output. टाइट्रेट का मतलब होता है क्या करना, स्लो स्लो डोज को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में डोज रखते हैं हमेशा लो, ऐसा क्यों करते हैं, इसके 3 रीज़न होते हैं। पहला क्या कि बॉडी अडेप्ट कर ले उस डोज को, दूसरा क्या कि अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं उस डोज से तो सामने आ जाए, तीसरा क्या कि कार्डिक आउटपुट जो है अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुँच जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने डोज बहुत कम दी तो उससे भी काम चल रहा है, यानी कि बॉडी से ही काम कर रही है, कार्डिक आउटपुट भी सही है, कार्डिक आउटपुट भी सही है, तो क्या करते हैं उस डोज को उतना रखेंगे। यानी कि अगर बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, पहली वजह क्या है कि काम सही चल रहा है, दूसरी वजह क्या है अगर बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि बॉडी कितना बर्दाश्त कर पा रही है, बॉडी की बर्दाश्त के मुताबिक क्या करते हैं, डोज को सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है बीटा ब्लॉकर्स आर इनिशिएटेड आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबल ऑन एसी इनहिबिटर अगेन बिगनिंग एट लो डोज विथ टाइट्रेशन टू ऑप्टिमल लेवल। होता है कि हमारे पास पहले हमने क्या दिया, डायरेटिक दिया, डायरेटिक से क्या हो जाएगा, हमारे जो मरीज था उसके बेसिकली फ्लूइड कंट्रोल हो गया, फ्लूइड ओवरलोड कंट्रोल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर देंगे। एसी इनहिबिटर भी कैसे देंगे, एसी इनहिबिटर लो डोज से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मरीज़ को खांसी हो रही है तो क्या करेंगे, ARBs देंगे, ठीक है, ARBs का काम भी एक ही है। उसके बाद क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। एसी इनहिबिटर ARBs क्या करते हैं, तो हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्या करें, खून की वजह को रिलैक्स करके हार्ट को प्रोटेक्ट करें। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। इसके बाद लेकिन बीटा ब्लॉकर्स की भी स्टार्टिंग डोज क्या होगी, बहुत ही लो होगी,
इन सबकी लो रखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की भी लो डोज होगी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट की बीट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखिए करें, खून की वेसल को रिलैक्स करें, ये बीटिंग को कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर देने से हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। Digoxin is initiated in patients who continue to have symptoms of heart failure despite the multiple drug therapy. For example, 16.4. For example, figure 16.4 show that the treatment with digoxin plus a diuretic plus an ACE inhibitor in patient with heart failure is superior to treatment with diuretic alone or diuretic plus either digoxin or an ACE inhibitor. होता है कि हमारे पास डिजॉक्सिन को तब यूज़ करते हैं जब मरीज़ में क्या है, मरीज़ में बहुत सारी दवाइयाँ मिलाकर देखनी है, यानी कि ACE इनहिबिटर, ARBs और डाययूरेटिक जो आम उसमें यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर के इलाज में, उनको मिला के देख लें दवाइयाँ, लेकिन असर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं। डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन डायरेक्ट हार्ट पर काम करता है। जैसे हमने पढ़ा था ACE इनहिबिटर, ARBs, इन दोनों का काम क्या था कि हार्ट की प्रोटेक्शन करना, किस तरीके से खून की वेसल को रिलैक्स करके। देखिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पर इतना असर नहीं डाल रहे थे, क्या कर रहे थे, खून की वेसल को रिलैक्स कर रहे थे। बीटा ब्लॉकर पड़ा, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करते। डाययूरेटिक पड़ा, डाययूरेटिक क्या करते, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल रहे थे, ठीक है। तो अगर ये सब दवाइयाँ मिला के काम नहीं बन रहा बॉडी का, यानी कि उसका हार्ट इस हद तक वीक हो चुका है, काम नहीं बन रहा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही सही से, तो डिजॉक्सिन आखिरी ऑप्शन है। डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन डायरेक्ट जो हमारे पास हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है, मायोकार्डियल, डायरेक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये डिजॉक्सिन क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि हार्ट को थोड़ा स्लो करता है, क्या करता है, हार्ट रेट को थोड़ा स्लो करता है। इससे क्या होता है, जो हार्ट को फिलिंग का टाइम थोड़ा मिल जाता है, ठीक है। तीसरा काम ये करता है कि इससे बेसिकली जो हमें साफ दिखता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी है हार्ट की, साफ दिखेगा, ठीक है, यानी कि साफ नोटिसेबल होगा। इससे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़े या ना बढ़े, यानी कि मरने का ख़तरा हो या ना हो, लेकिन इससे जो हमारे पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं वो इम्प्रूव ज़रूर होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका हम जानते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही लो है। अगर थोड़ी सी भी डोज में फ़र्क आ जाए तो जहरीले असर पैदा करना शुरू कर देगा, वो सब कुछ है। लेकिन अगर बेसिकली क्या करता है, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो अगर किसी मरीज़ में कोई और चारा नहीं है कि मतलब सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करके देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डिजॉक्सिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये फिगर क्या दिखा रही, फिगर भी ये बता रही है हमें कि एक मरीज़ को क्या दिया गया, डिजॉक्सिन दिया गया, दूसरे मरीज़ को डिजॉक्सिन नहीं दिया गया, तो साफ नोटिसेबल है कि उसका कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ा इतना जितना डिजॉक्सिन वाले का बढ़ा था। फिगर 16.4 हमें ये दिखा रही है कि हार्ट फेलियर के मरीज़ों में क्या होता है, अलग अलग ड्रग की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रग कॉम्बिनेशन, ड्रग या फिर ड्रग थेरेपी कहते हैं। वाई एक्सिस में क्या दिख रहे हैं, परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज फ्री ऑफ वर्सिंग हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये होता है कि जितना ऊपर लाइन जा रही है 20-40 परसेंटेज बढ़ रही है। ये बता रही है कि मैं जो मरीज़ से हार्ट फेलियर की उनका जो हार्ट था वो कितना स्टेबल रहा। जैसे जैसे लाइन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि उनका कितना हार्ट स्टेबल रहा और उनके हार्ट फेलियर के जो सिम्टम थे, यानी कि सांस का फूलना वगैरह, ये सब कुछ कितना सिम्टम जो थे बिगड़े नहीं इसमें। मैं ये लाइन इंडिकेट करी, जितना परसेंटेज ऊपर जाएगी इसका मतलब क्या है, हार्ट उतना स्टेबल रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस में डे आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। इसका मतलब ये होता है कि जब यानी कि हार्ट फेलियर का इलाज शुरू किया गया, ठीक है, तो कितने दिन हो गए, यानी कि हार्ट फेलियर के इलाज स्टार्ट होने के बाद 30 दिन हो गए, दवाइयाँ चल रही हैं 60 दिन हो गए, दवाइयाँ चल रही हैं, यानी कि जब दवाइयाँ चल रही हैं, कॉम्बिनेशन ड्रग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या असर हो रहा है हार्ट पे, ठीक है। ये बेसिकली बता रहे हैं हमें कि कितने दिन हो गए। अब ये रेड लाइन इंडिकेट करिए कि ट्रिपल थेरेपी का रिजल्ट है। रेड लाइन क्या बता रही है, ट्रिपल थेरेपी का रिजल्ट, क्या मतलब, यानी कि 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल किया गया। कौन कौन सी, डिजॉक्सिन दी गई, डिजॉक्सिन, डाययूरेटिक दी गई और ACE इनहिबिटर दी गई, ठीक है। अब इस ग्रुप के जो मरीज़ थे उनका जो हार्ट था, उनका हार्ट फेलियर बहुत स्टेबल रहा, यानी कि उनके सिम्टम्स वर्स नहीं हुए, उनका जो हार्ट फेलियर था बहुत कम वर्स हुआ। देखें सबसे ऊपर कौन सी लाइन है हमारे पास, ट्रिपल थेरेपी की लाइन है, जिनमें डाययूरेटिक दिया गया, डिजॉक्सिन दिया गया और ACE इनहिबिटर दिया गया। अब ब्लू कलर की लाइन क्या इंडिकेट करी, ब्लू कलर की लाइन ये बता रही है वो मरीज़ हैं जिनको क्या दिया गया, डिजॉक्सिन दिया गया और डाययूरेटिक दिया गया, यानी कि 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया गया, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट मिला लेकिन इतना नहीं मिला जितना हमारे पास ट्रिपल थेरेपी मिला था। ये रेड कलर का ग्राफ की लाइन है बहुत ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये मरीज़ जो थे इनका हार्ट फेलियर कम वर्स हुआ, इनका हार्ट फेलियर वर्स हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ, यानी कि कम हुआ है लेकिन हुआ है, ठीक है, स्टिल हुआ है। ब्लैक लाइन क्या इंडिकेट करिए, ब्लैक लाइन ये इंडिकेट करिए कि ये वो मरीज़ हैं हार्ट फेलियर के जिनमें उनका जो हार्ट के सिम्टम थे हार्ट फेलियर के वो और वर्स हो गए। ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि इन मरीज़ों को सिर्फ डाययूरेटिक दिया गया। डाययूरेटिक ने क्या किया, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को तो निकाल दिया लेकिन हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, जैसे ACE इनहिबिटर करते हैं, ARBs करते हैं, यानी कि हार्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिली, बस बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड कम हो गया। तो इस वजह से इनका जो हार्ट फेलियर वर्स होने का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीन कलर की लाइन क्या बता रही है, ग्रीन कलर की लाइन बता रही है कि इन मरीज़ों में क्या दिया गया, इन मरीज़ों को ACE इनहिबिटर दिया गया
और डायूरेटिक दिया गया, ठीक है। एस इनहिबिटर दिया गया जिसने क्या किया, हार्ट की प्रोटेक्शन की। डायूरेटिक दिया गया जिसने क्या किया, बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम किया, ठीक है। इसने भी हेल्प किया, लेकिन डिजॉक्सिन जब ऐड करने से जो बेनिफिट मिला वो नहीं मिला। डिजॉक्सिन जिसमें ऐड किया गया था वो हमारे पास जो मरीज़ हैं सबसे ऊपर हैं, इनके उनका हार्ट क्या हो रहा है, स्टेबल रहा है, लेकिन स्टिल डिजॉक्सिन जो हमारे पास हम जानते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स का बहुत लो है, यानी कि अगर इसकी डोज थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, जहर जैसे असरात पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डिजॉक्सिन हमारे पास फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ही लो है, ठीक है। तो हमारे पास एस इनहिबिटर डायूरेटिक मिला के दिया गया। एस इनहिबिटर और डायूरेटिक ने क्या किया, इलाज तो किया, यानी कि हार्ट को प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन डिजॉक्सिन जैसे इफेक्ट नहीं मिले। इस ग्राफ में बेसिकली ये दिखाया गया, इस ग्राफ में ये दिखाया गया जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी होती है, यानी कि जब बहुत सारे ड्रग को मिला के इलाज करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ठीक है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी यानी कि ट्रिपल, स्पेशली अगर हम बात करें ट्रिपल थेरेपी हार्ट फेलियर में बहुत फ़ायदेमंद रही है। ट्रिपल थेरेपी के मतलब कि यानी कि क्या क्या दिया गया, बेसिकली डिजॉक्सिन मिला के दिया गया, डायूरेटिक दिया गया, एस इनहिबिटर, ठीक है। तो ये 3 ड्रग जब मिला के दिए गए तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि ये अलग अलग पाथवे से क्या करती हैं, टारगेट करती हैं। तीनों क्या करिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करें। डायूरेटिक क्या कर रहा है, बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम कर रहा है। एस इनहिबिटर क्या कर रहा है, रिमॉडलिंग को कम कर रहा है, यानी कि हार्ट की शेप चेंज हो रही थी उसको कम कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या कर रहा है, वैसो डायलेशन कर रहा है, हार्ट की जो हमारे पास वेजल्स हैं बॉडी में बेसिकली उनको क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, ठीक है। और डिजॉक्सिन क्या कर रहा है, हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव कर रहा है। इसलिए सबसे ऊपर कौन से मरीज है जिनको डिजॉक्सिन दिया गया और साथ में एस इनहिबिटर दिया गया और साथ में क्या दिया गया, डायूरेटिक दिया गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, विच एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैज अ लोअर इंसिडेंस ऑफ एंडोक्राइन रिलेटेड साइड इफेक्ट सच एज गायनोकोमेस्टिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एप्लेरिनॉन, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़े थे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट 2 टाइप के पढ़े थे। एक पढ़ा था स्पाइरोलेक्टोन जो यहाँ लिखा हुआ है, और एक पढ़ा था एप्लेरिनॉन, ठीक है। लेकिन स्पाइरोलेक्टोन जो हमारे पास ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को तो ब्लॉक कर रहा था, लेकिन साथ साथ जो मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, इनको भी क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था। इसलिए क्या होता है, मर्दों में छाती बढ़ रही थी इस्तेमाल करने से, औरतों में उनके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो एप्लेरिनॉन है ये भी क्या करती है, एल्डोस्टेरोन को हार्मोन को ही ब्लॉक करती है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट्स है, यानी इसके हार्मोनल साइड इफेक्ट, एंडोक्राइन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि इसके हार्मोनल साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ टारगेट एरिया पे काम करती है, ठीक है। इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टारगेट एरिया के अलावा और भी एरियाज पे क्या ये काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो, बिल्कुल है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करिए और उसके हार्मोनल साइड इफेक्ट क्या हो, कम हो, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द लोअर इंसिडेंस ऑफ एंडोक्राइन साइड इफेक्ट विद एप्लेरिनॉन इज ड्यू टू। तो हम जानते हैं हमारे पास एप्लेरिनॉन जो होता है उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरे जो रिसेप्टर जैसे कि हमारे पास होगा ग्लूकोकॉर्टाइड हो गया, एंड्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इन पे क्या करती है, बहुत ही कम इफेक्ट डालती है, इनकी इनसे बहुत ही कम अटैच होती है, इसलिए क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। रेड्यूस एफिनिटी का मतलब होता है यानी कि इन रिसेप्टर से बहुत ही कम अटैच होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। एमसीक्यू थर्ड हमारे पास है, विच एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट डायरेक्टली एंटागोनाइज एल्डोस्टेरोन एट द मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर। हमारे पास कौन सा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी कि कौन सा ड्रग है जो कि क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, यानी कि एल्डोस्टेरोन के काम को उलट कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन ये भी है, यानी कि दोनों क्या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। लेकिन अक्सर जो एग्जाम्पल पूछते हैं, यानी कि पूछने का मकसद क्या होता है कि क्लासिक एग्जाम्पल बताएं। क्लासिक एग्जाम्पल मतलब होता है यानी कि वो ड्रग जो कि बहुत पहले, यानी कि पहला ड्रग जो था, मशहूर ड्रग जो था वो बताएं, ठीक है। तो पहला ड्रग हमारे पास ये था, ठीक है, जो पहला ड्रग था मशहूर ड्रग ये था स्पाइरोलेक्टोन। इसके बाद ये बना एप्लेरिनॉन, ये इसका बेसिकली हम बोल सकते हैं इम्प्रूव वर्जन है, लेकिन पहला ये था। तो इसलिए हम जो ऑप्शन लगाएंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली एंटागोनाइज एल्डोस्टेरोन एट द मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर। इसका मतलब ये होता है कि इसने क्या किया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक किया। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात पूछी गई, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये पहला मशहूर ड्रग था, ठीक है। इसके बाद ये ड्रग वही है सेम, लेकिन इसका इम्प्रूव वर्जन है, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू 4 है, एप्लेरिनॉन इज इंडिकेटेड फॉर रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी इन पेशेंट विद। मोर्टेलिटी का मतलब होता है यानी कि मौत का रिस्क। तो एप्लेरिनॉन किस तरीके से करती है कि कम करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है मोर्टेलिटी का रिस्क, मौत का रिस्क कम करती है किन मरीजों में। तो हम जानते हैं हमारे पास एप्लेरिनॉन क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी कि क्या करती है, बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करती है। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन ब्लॉक होते हैं बेसिकली इस दवाई से क्या होता है, इस दवाई से तो हमारे पास हार्मोनल साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइरोलेक्टोन का हमारे पास इंप्रूव वर्जन है, ठीक है। अच्छा, अब जो एप्लेरिनॉन होती है ये क्या करती है, जिन मरीज़ों में फॉर एग्जाम्पल उनका एल्डोस्टेरोन हार्मोन, उनका हार्ट फेल है, तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर रुक रहा होता है और पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। यानी कि सॉल्ट एंड वाटर रुक के क्या करे, खून का वॉल्यूम ज़्यादा करे। जब सॉल्ट एंड वाटर बॉडी में रुकता है, एक तो काम क्या होता है कि हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, हार्ट ऑलरेडी वीक होता है हार्ट फेल में, ठीक है। और एक तो हार्ट पर लोड पड़ता है, दूसरा काम क्या होता है कि हमारे पास जो नमक और पानी बॉडी में रुक रहा है, ये क्या कर रहा है, हार्ट की रिमॉडलिंग, यानी कि हार्ट की शेप चेंज हो रही है इससे, ठीक है। और जो मसल्स हैं हार्ट के
में फाइब्रोसिस हो रहा है, यानी कि उनके ज़ख्म जैसे हम बोल सकते हैं फिर डेड टिश्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं प्रेनॉन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करके, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर निकलेगा, ठीक है, यानी कि खून का वॉल्यूम कम होगा। जो हार्ट की रिमॉडलिंग हो रही थी, हार्ट में फाइब्रोसिस हो रही थी, जख्म से टिश्यूज़ बन रहे थे जख्मी टाइप के, वो भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रेनॉन क्या करता है, मौत का रिस्क को कम करता है, जिसमें उन पेशेंट में जिनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन फॉलिंग मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी कि जिनका पंपिंग कैपेसिटी क्या है, लो है, तो बेसिकली खून के वॉल्यूम को कम करके क्या करेगा, हार्ट का लोड कम करेगा ताकि हार्ट सही से पंप कर पाए, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी क्या करता है, रोकता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से क्या निकाल रहा है, सॉल्ट वाटर को निकाल रहा है। अगर सॉल्ट वाटर बॉडी में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्कार जैसे टिश्यू बनेंगे हार्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास ये नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली इसने क्या किया, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास स्पाइनल इलेक्ट्रॉन थेरेपी शुड बी रिजर्व फॉर। तो स्पाइनल इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हार्ट फेल जो हो और एडवांस लेवल तक हो चुका है, यानी कि जब दूसरी दवाइयाँ काम ना करी हों, क्योंकि हम जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये इसके हार्मोनल साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली इसके जो होता है, ये क्या करता है, इसका एक रिस्क होता है इस्तेमाल करने का कि बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर निकल जाएगा, लेकिन बॉडी में पोटेशियम क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है, हाइपर कैलीमिया का रिस्क होता है, यानी कि खून में पोटेशियम ज़्यादा होने का रिस्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको अक्सर यूज़ करते हैं जब एडवांस हार्ट केसेस में यूज़ करते हैं, एडवांस हार्ट फेलियर में, जब दूसरे ड्रग काम ना कर रहे हो। MCQ6 वाई शुड पेशेंट ऑन स्पाइनल इलेक्ट्रॉन अवॉइड पोटेशियम सप्लीमेंट। तो हम जानते हैं स्पाइनल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर को निकालता है, लेकिन बॉडी में पोटेशियम को रोक के रखता है। इसलिए क्या होता है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, पोटेशियम खून में रुक रहा होता है। अगर पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेंगे तो बेसिकली खून में पोटेशियम हाई हो जाएगा, हाई होने का खतरा होता है, रिस्क ऑफ हाइपर कैलीमिया, ठीक है। अगर हाइपर कैलीमिया होगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हार्ट का रिदम वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ7 which adverse effect is associated with spinal electron but less likely with एप्लेरिनॉन। तो कौन सा नुकसान होता है स्पाइनल इलेक्ट्रॉन यूज़ करने से लेकिन एप्लेरिनॉन यूज़ करने से नहीं होता। तो हम जानते हैं इसके क्या होता है, हार्मोनल साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, मेल हार्मोन्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जो हमारे पास फीमेल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, बेसिकली जो उसका रिसेप्टर होता है प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है, और इससे क्या होता है, हमारे पास जो फीमेल हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इनकी फीमेल हार्मोन कौन सा बात हो रही है, एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है, मेल अगर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आदमी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके क्या हो जाएंगे, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कॉज करते हैं, गाइनियोकोमैस्टिया। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना, ठीक है। लेकिन इससे नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन साइड इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ अपने जगह जहाँ काम करना है वहाँ काम करेंगे, ठीक है। इससे होते हैं क्योंकि क्या करता है, ये बेसिकली हार्मोनल जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर जाके लग जाता है, यानी कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को एक्टिवेट करता है, इसलिए क्या होता है, गाइनियोकोमैस्टिया होता है। MCQ8 पेशेंट विद एडवांस हार्ट डिजीज़ ऑफन हैव एलिवेटेड लेवल्स। वो मरीज़ जिनका हार्ट डिजीज़ जो है एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है, उनमें अक्सर क्या बढ़ा होता है, उनमें अक्सर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 खून की वेसल को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे क्या होता है, खून का प्रेशर बढ़ता है बॉडी में। और काम क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर को रोक के रखता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया होता है, खून की वेसल को कॉन्सेंट्रेट करता है और इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन हार्ट फेलियर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हेल्प बाय प्रिवेंटिंग। तो हम जानते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या होती हैं, वो दवाइयाँ जो कि क्या कर रही होती हैं, हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर रही है, यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिवेट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, इसका रिसेप्टर तो यहाँ लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेती है, इसको ब्लॉक कर लेती है, इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये किस तरीके से हमारे पास हार्ट डिजीज़ में क्या कर रही होती है, हेल्प किस तरीके से कर रही होती है, ये बेसिकली क्या करते हैं, सॉल्ट रिटेंशन। क्या मतलब, हमारी बॉडी में जब एल्डोस्टेरोन लग रहा था, किसी क्या हो रहा था, सॉल्ट रुक रहा था बॉडी में, ठीक है। जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन लगेगा इन रिसेप्टर पे, तो सॉल्ट भी नहीं रुकेगा बॉडी में, यानी कि सॉल्ट का रुकना क्या हो गया, बंद हो गया। और क्या, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। जब हमारी बॉडी में ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर पे लगा तो क्या हो गया, हमारी बॉडी में बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर बॉडी में रुकना शुरू हो गया, जिससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है और मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, यानी कि हार्ट के मसल्स लंबे मोटे अजीब से हो जाते हैं, ठीक है, उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, तो हार्ट के मसल डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। वो भी नहीं होगा क्योंकि बॉडी में ये नहीं रुक रहा, ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर निकल रहा है बॉडी से, अब नहीं रोका जा रहा। हाइपोकैलीमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया मतलब क्या होता है, जब एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर पर लग गया, इससे क्या होता है, ये क्या करेगा, बॉडी में सॉल्ट वाटर को रोक के रखेगा, लेकिन पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ठीक है। जब पोटेशियम को बाहर निकालेगा बॉडी से, तो इससे हाइपोकैलीमिया का खतरा होता है। हाइपोकैलीमिया मतलब क्या होता है, यानी कि पोटेशियम कम हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, इससे ये खतरा होता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन लग ही नहीं रहा यहाँ पर रिसेप्टर में, इसका मतलब क्या है, हाइपोकैलीमिया का रिस्क भी नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। MCQ10 विच ड्रग कॉम्बिनेशन इज़ यूज इन पेशेंट विद नो सिम्टम्स बट स्ट्रक्चरल हार्ट चेंजेस। यानी कि वो मरीज़, उनको कौन सा ड्रग कॉम्बिनेशन देंगे जिनको अभी हार्ट यानी कि उनके हार्ट में कुछ चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन अभी हार्ट फेलियर की कुछ अलामात नहीं है।
ठीक है। तो उनको क्या देंगे, उनको एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर देंगे, क्योंकि एसी इनहिबिटर क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, खून की वेसल को रिलैक्स करेगा बॉडी में, जिससे क्या हो जाएगा, खून का प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाएगा, और क्या करेगा, बेसिकली रिमॉडलिंग यानी कि हार्ट की जो शेप चेंज हो रही थी उसको क्या करेगा, स्लो करेगा। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेगा, और क्या करेगा, हमारे बॉडी में यानी कि हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड थी उसको भी कम करेगा, यानी कि हार्ट पे कम लोड डालेगा। तो बीटा ब्लॉकर एसी इनहिबिटर दोनों देंगे, ठीक है। इससे क्या होगी, हार्ट की प्रोटेक्शन होगी, प्लस जो डिसीज़ की प्रोग्रेशन होती है वो रुक जाएगी। MCQ 11 ट्रिपल थेरेपी इन हार्ट फेलियर रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। ट्रिपल थेरेपी मतलब यानी कि 3 दवाइयों को मिला के देंगे, 3 दवाइयों को मिला के देंगे। ये उन मरीजों में इस्तेमाल करेंगे जिनका जो हार्ट फेलियर है वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल तक हो चुका है, यानी कि बहुत हार्ट फेल हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। उनको क्या क्या देंगे, एसी इनहिबिटर देंगे, डाययूरेटिक देंगे, डिजॉक्सिन देंगे। एसी इनहिबिटर क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, डाययूरेटिक क्या करेगा, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालेगा, डिजॉक्सिन क्या करेगा, हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव करेगा, यानी कि हार्ट इतना फेल हो चुका है, सही से पंप नहीं कर पा रहा। तो आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन हम जानते हैं इसका जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत लो है, लेकिन स्टिल इसको यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत बहुत हो, यानी कि कोई और दवाई काम ना करी और हार्ट एक्स्ट्रा लेवल तक फेल हो चुका तो ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। MCQ 12 इन हार्ट फेलियर स्टेज विथ रिस्क फैक्टर ओनली स्टेज ए ट्रीटमेंट फोकस ऑन। हार्ट फेलियर की स्टेज को देखने में पड़ा था स्टेज A B C D, ठीक है। तो स्टेज ए में क्या था, स्टेज में ए में वो लोग थे जिनको अभी हार्ट फेल नहीं हुआ था उनका, लेकिन सिम्टम थे कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई था, उनका ब्लड प्रेशर हाई था, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री थी कि फैमिली में किसी को हुआ था, ठीक है। तो उनका रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि उनको भी हो सकता है फ्यूचर में खतरा होता है। तो क्या करना होता है, उन पेशेंट का क्या करें, उनके रिस्क फैक्टर को क्या करें, कंट्रोल करें, रिस्क फैक्टर जो थे उनको कम करें। फॉर एग्जाम्पल उनका ब्लड प्रेशर हाई था, ब्लड प्रेशर लो करें, ऐसी दवाई दें जो कि खून के प्रेशर को लो करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करें। तो उनके क्या करें, रिस्क फैक्टर को क्या करें, कंट्रोल करें। अच्छा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। आगे लिखा है MCQ 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू कॉज एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, यानी कि कौन सा ड्रग है जिसके हमारे पास एंड इसका मतलब होता है कि इसके हार्मोनल साइड इफेक्ट क्या है, कम है। एंडोक्राइन मतलब क्या है, इसके हार्मोनल साइड इफेक्ट कम है। कौन सा ड्रग है, एप्लेनॉन। एप्लेनॉन की साइड इफेक्ट हार्मोनल कम है, इसे अपने अपने उस पर काम करेगा रिसेप्टर पे। इसका रिसेप्टर कौन सा, ये बेसिकली काम करेगा एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन बाइंड नहीं होगा रिसेप्टर से। MCQ 14 in over heart failure with volume overload the first drug often introduced for symptom relief are, यानी कि हार्ट फेल हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि ओवर हार्ट फेल यानी कि एक्स्ट्रा हार्ट फेल हो चुका है, इसका मतलब कि बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा नमकियात जमा होंगी, ठीक है। तो कौन सा ड्रग इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या करे, इस कंडीशन को ट्रीट करे, तो लूप डायरेटिक इस्तेमाल करेंगे। लूप डायरेटिक क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। लूप डायरेटिक क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं, एक्स्ट्रा पानी को निकालेंगी, एक्स्ट्रा नमक को निकालेंगी, एक्स्ट्रा पोटेशियम को निकालेंगी, ठीक है। यानी कि सॉल्ट पोटेशियम हमारे पास और यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनको भी निकालती हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। जब आप लूप डायरेटिक इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम हो जाए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो नुकसानदेह होता है वो कंडीशन में, ठीक है। तो बहुत मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है जब ये इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था उसको निकाल देगी। MCQ 15 है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी एसी इनहिबिटर्स आर। एसी इनहिबिटर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं एसी इनहिबिटर हर मरीज़ को दिए जा सकते हैं, यानी कि स्टेज ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कौन सा भी स्टेज हो उसको उसमें एसी इनहिबिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि एसी इनहिबिटर क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, जो हार्ट की रिमॉडलिंग हो इसको स्लो करते हैं, यानी कि हार्ट की डिजीज़ प्रोग्रेशन को क्या करते हैं, स्लो करता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑल सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर, यानी कि वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर के अलामात हैं या वो मरीज़ जिनको हार्ट फेलियर के अलामात नहीं, दोनों को क्या देंगे, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर क्योंकि क्या करेगा, इसकी हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब तक कि अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी कि अगर कंडीशन ऐसी हो कि उसमें देना ही नहीं चाहिए एसी इनहिबिटर को, तो यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करेंगे एसी इनहिबिटर को, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, बेबी की किडनी पे असर पड़ता है, ठीक है। तो उस वक्त यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वरना हर स्टेज में इसको यूज़ करते हैं। MCQ 16 इफ़ AC inhibitors आर नॉट टॉलरेटेड इन हार्ट फेलियर द अल्टरनेटिव इज। अगर AC inhibitor को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, उसको ARBs देते हैं। ARBs क्या करता है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन ये खुश खांसी प्रोड्यूस करता है, खुश खांसी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ARBs अक्सर लोगों को दिया जाता है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको खांसी होने लग जाती है इससे। MCQ 17 बीटा ब्लॉकर्स आर इनिशिएटेड इन हार्ट फेलियर पेशेंट, यानी कि बीटा ब्लॉकर शुरू करेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट में जब मरीज़ स्टेबल हो जाए एसी इनहिबिटर, यानी पहले क्या देंगे, पहले उसको एसी इनहिबिटर देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हार्ट की प्रोटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जब उसको एक बार एसी इनहिबिटर की डोज सही बैठ गई उसके बाद क्या करेंगे, उसको बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर भी स्टार्ट करेंगे लो डोज से, ठीक है, फिर ऐसे से क्या करेंगे, उसकी डोज बढ़ाएंगे, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर करते क्या है, हार्ट रेट को कम करते हैं और हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड को क्या करते हैं, कम करते हैं। MCQ 18 व्हेन स्टार्टिंग बीटा ब्लॉकर इन हार्ट फेलियर द डोज शुड बी। जब बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में डोज लो रखेंगे, उसके बाद हाई करेंगे जब तक एक जो इफेक्ट डोज हमें चाहिए थी, यानी कि इस डोज से इफेक्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ये डोज रखी, फिर ये डोज रखी, यानी कि डोज बढ़ाते जाएंगे जब तक ये डोज ना पहुँच जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले लो एंड ग्रेजुअली टाइट्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है,
आहिस्ता से क्या करना है, डोज को हाई करना है, इसको कहते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेट टू द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। डिजॉक्सिन इज़ इनिशिएटेड इन हार्ट फेलियर पेशेंट, डिजॉक्सिन को इस्तेमाल शुरू करेंगे उन हार्ट फेलियर मरीज़ों में जिनका क्या है, उनको सिम्टम जो है हार्ट फेलियर के सिम्टम डिस्निया, पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, उससे असर ही नहीं हो रहा, तो डिजॉक्सिन क्या होगा, डिजॉक्सिन लास्ट ऑप्शन होगा, उसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करेगा, सिम्टम्स को कम करेगा। MCQ 20 कॉम्बिनेशन थेरेपी विद डिजॉक्सिन डायूरेटिक AC इनहिबिटर इज ऑप्शन बी करेक्ट है, सुपीरियर टू डायूरेटिक अलोन, क्योंकि डायूरेटिक क्या करती है, डायूरेटिक से बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालेगी, यानी कि क्या करेगी, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को ट्रीट करेगी, ठीक है, हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं करेगी, इसी सिम्टम्स को ट्रीट करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ 21 स्टेज ए हार्ट फेलियर हाई रिस्क नो सिम्टम ट्रीटमेंट फोकस ऑन, यानी कि वो मरीज़ जिनका स्टेज है, यानी कि उनका हार्ट फेलियर स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ अलामात नहीं है, लेकिन उनको रिस्क है, यानी कि उनका प्रेशर हाई, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई, तो क्या करते हैं, उनका क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और कुछ मरीज़ों में क्या करते हैं, AC इनहिबिटर शुरू करते हैं, क्योंकि AC इनहिबिटर क्या करता है, AC इनहिबिटर उनके हार्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, AC इनहिबिटर क्या करेगा, हार्ट की प्रोटेक्शन करेगा, हार्ट की रिमॉडलिंग को लो करता है, स्लो करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ 2 में लिखा है पॉलीफार्मेसी इन हार्ट फेलियर रेफर टू, पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है क्या करते हैं, मल्टीपल ड्रग को मिला के देंगे, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग काफ़ी नहीं होती, बल्कि क्या करते हैं, मुख्तलिफ ड्रग को मिला के इलाज करें, इसको बोलते हैं पॉलीथेरेपी, ठीक है, क्योंकि एक ड्रग क्या करिए, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालिए, एक ड्रग हार्ट को प्रोटेक्ट करिए, एक ड्रग ऑक्सीजन की डिमांड कम करिए, तो बहुत सारे ड्रग को मिला के इलाज करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है सिम्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट ऑप्टिमल AC इनहिबिटर बीटा ब्लॉकर डायूरेटिक थेरेपी द नेक्स्ट, यानी कि अगर मरीज़ को AC इनहिबिटर से भी काम नहीं बन रहा, बीटा ब्लॉकर से भी काम नहीं बन रहा, डायूरेटिक थेरेपी से भी काम नहीं बन रहा, कि कुछ ये दवाइयाँ कुछ अफेक्ट नहीं कर रही, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, यानी कि एक आखिरी ऑप्शन है। डिजॉक्सिन क्या करता है, पंपिंग को इम्प्रूव करेगा और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करेगा, ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में शुरू नहीं करते, ये आखिरी ऑप्शन है, अगर ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी तो उसको यूज़ करेंगे।